गुरुकुल एग्री। सो है द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। सो है द टॉपिक, देखिए ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें श्रिम्प हमने डिस्कस किया। श्रिम्प को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस मिल्क फिश। मिल्क फिश भी ब्रैकिश वाटर में कल्चर होने वाली फिश है, ब्रैकिश वाटर में जो है रेयर होने वाली फिश है। तो आज हम मिल्क फिश के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से इसका सीड कलेक्शन होता है, ये सारी चीजें हम जो है इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिल्क फिश को। देखिए मिल्क फिश कैनोस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार एग्जाम में साइंटिफिक नेम दिया होता है, कॉमन नेम नहीं दिया होता है, तो आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। जैसे केटला फिश का केटला है, तो कुछ बहुत ही इजी वाले हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो देखिए मिल्क फिश जो है एक आइडियल फिश है कोस्टल एरिया में रेज करने के लिए या कोस्टल एरिया में इनका कल्चर करने के लिए, क्योंकि ये जो मिल्क फिश होती है रैपिडली ग्रो करती है और इसका जो ग्रोथ रेट होता है सलाइन वाटर में भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है इसे प्रेफर किया जाता है कोस्टल एरियाज में। ये सर्टेन लेवल तक का टेम्परेचर भी जो है टॉलरेट कर लेती है। बेसिकली जो वाटर क्या में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है या किसी कारण से वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है अगर वो इन्फ्लुएंस हो रही है, तो उसके बाद भी जो फिश है मिल्क फिश वो जो है टॉलरेट कर लेती है। कुछ फिशेज होती हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट होता है या सैलिनिटी लेवल जो है कम या ज्यादा होता है, तो वो उनका सर्वाइवल रेट वहां पे जो है डिक्रीज होने लगता है। लेकिन मिल्क फिश जो है वो कोस्टल एरियाज में प्रेफर की जाती है ड्यू टू ऑल दीज स्पेसिफिकेशन। इन रीजंस के कारण, इन जो है एडवांटेज के कारण जो है मिल्क फिश को कोस्टल एरियाज में रेज किया जाता है। और ये जो फिश है ये बेसिकली फीड करती है एल्गीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो है नेचुरल फीड जो होता है उसके ऊपर ज्यादा जो है फीड करती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है कल्चर की, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्चर होता है यहाँ पे जो है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि फीड के लिए जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट की। तो यहाँ पे जब ये नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एल्गी होती है, उसके ऊपर जो है ज्यादा फीड करती है। अगर जो है ग्रोथ रेट को इनहेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री फीड की रिक्वायरमेंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है दिया जाता है। तो ये जो है बेसिकली इसके कुछ एडवांटेज हैं जिसके कारण इसे प्रेफर किया जाता है स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में। देखिए अब बात करते हैं इसके सीड कलेक्शन की। देखिए जो मिल्क फिश होती है वो कॉन्फाइड वाटर में जो है ब्रीड नहीं होती या मैच्योर नहीं होती है। कॉन्फाइड वाटर मतलब पॉन्ड या लेक में जहां पे वाटर एक्यूमुलेट किया जाता है या वाटर का एक लिमिटेड एरिया होता है, वहां पे मिल्क फिश ब्रीड नहीं होती है, ना ही मैच्योर होती है। इसीलिए इंड्यूस ब्रीडिंग हार्मोनल मैनिपुलेशन जो होता है वो बेसिकली जो है मिल्क फिश में किया जाता है। बट ड्यू टू पुअर सर्वाइवल रेट के कारण जो है इंड्यूस ब्रीडिंग को भी इतना अच्छा ऑप्शन जो है मिल्क फिश के केस में नहीं माना जाता। और जो हैचरी होती है उसे डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कमर्शियली मिल्क फिश के लिए हैचरी डेवलप नहीं की जाती है, इसीलिए नेचुरल सोर्सेस से जो है इसका जो सीड होता है वो कलेक्ट किया जाता है। मतलब जहां पे बेसिकली नेचुरली जो है मिल्क फिश अकर होती है या जहां पे इसका हैबिटेट है नेचुरली, वहां से जो सीड्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं थ्रू दी नेट्स यूज की जाती है। मैनुअली जो है सीड्स को कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जो सीड होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। देखिए जो सीड की लेंथ होती है इंडिया में जो लेंथ ली जाती है वो 2 to 7 सेंटीमीटर जो है सीड की लेंथ ली जाती है। मतलब अगर किसी रिवर में मिल्क फिश जो है तो उसका जो सीड होगा 2 to 7 सेंटीमीटर लेंथ का, उसे जो है प्रोडक्शन पॉन्ड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और जो इसका टाइम होता है वो होता है मार्च टू जून के टाइम पे जो है बेसिकली ये इसके सीड को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो 23 to 25 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बेसिकली इसके सीड कलेक्शन के लिए या सीड के लिए रिक्वायर्ड होता है। और जो सैलिनिटी होती है 10 to 32 ppt सैलिनिटी होती है। ये लेवल सैलिनिटी का जो है मेंटेन रहना नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। फाइन।
उसके बाद देखिए जो सीड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंटेनर में। एक कंटेनर होता है उसमें सीड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द डाइल्यूटेड सी वाटर। अब देखिए सी वाटर को क्यों डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि ये जो फिशेस होती है ब्रैकिश वाटर में रेयर होने वाली, एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलिनिटी जो है इनके लिए मेंटेन करना रिक्वायर्ड होता है। तो सी वाटर की जो सैलिनिटी होती है उसे 10 से 15 पीपीटी जो है मेंटेन किया जाता है, ये सीड्स के लिए है, ठीक है। और जो रेट होता है फ्राई का वो होता है 100 फ्राई पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अगर किसी कंटेनर में 1 लीटर वाटर है या 2 लीटर वाटर है तो 1 लीटर वाटर में होने चाहिए 100 फ्राई, तो 2 लीटर वाटर में कितने होंगे, 2 लीटर वाटर में होंगे आपके 200 फ्राई, ठीक है। तो इस तरह से जो है बेसिकली इसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मिल्क फिश के सीड कलेक्शन की बात हो रही है, तो वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से मिल्क फिश दिखती है। ये मैंने आपको जब जो है ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर बताया था तो वहां पे भी जो है फिश दिखाई थी कि मिल्क फिश जो होती है किस तरह से दिखाई देती है, तो इस तरह से जो है मिल्क फिश दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे नर्सरी की बात हो रही है। देखिए नर्सरी में बेसिकली अप टू फ्राई स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है, और नर्सरी के बाद जो फाइनल प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन पॉन्ड में या रेयरिंग पॉन्ड में किया जाता है, रेयरिंग पॉन्ड से कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नर्सरी रेयरिंग किस तरह से की जाती है। देखिए जब फ्राई जो है 5 to 7 सेंटीमीटर की लेंथ अटेन कर लेता है तो तब तक जो है अप टू 5 to 7 सेंटीमीटर जो है रेयर किया जाता है, और जो एरिया लिया जाता है नर्सरी का वो 500 to 5000 मीटर स्क्वायर होता है। ये डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो 500 से 5000 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है रेंज यहाँ पे दी गई है। रेस्ट डिपेंड करता है कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा करना है या किस पर्पस के लिए करना है। उसके बाद देखिए लाइम का एप्लीकेशन। लाइम का एप्लीकेशन जो है 1000 kg पर हेक्टेयर के रेट से दिया जाता है, और रेस्ट जो डोज होती है वो डिपेंड करती है पीएच पे, क्योंकि लाइम का जो एप्लीकेशन होता है वो वाटर को न्यूट्राइज करने के लिए दिया जाता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो डोज होता है वो सोलिली जो है पीएच पे डिपेंड करता है, वाटर पीएच पे डिपेंड करता है, फाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्गल ब्लूम जो होता है, एल्गल ब्लूम को जब डेवलप होता है पॉन्ड में, एल्गल ब्लूम को जो है डेवलप होने दिया जाता है पॉन्ड में बिफोर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग से पहले जो है एल्गल ब्लूम को जो है ग्रो होने दिया जाता है पॉन्ड में, ताकि जो है जो फीड होता है, ठीक है, नेचुरल फीड जो है पॉन्ड में अवेलेबल हो सके। तो जब ये ब्लूमिंग करने लगते हैं जो एल्गी होती है, तो सलाइन वाटर को ऐड किया जाता है एट द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर विद इन 3 to 7 days। तब जाके जो है सलाइन वाटर को ऐड किया जाता है ताकि एल्गी जो है वो रैपिडली ग्रो करे। उसके बाद देखिए लबलब एक टर्म आता है। देखिए लबलब का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ब्लू ग्रीन एल्गी जो डायटम्स, बैक्टीरिया या नीमाटोड वर्म्स डेवलप होते हैं पॉन्ड बॉटम में, उनको कहा जाता है लबलब, और इनके ऊपर फीड करती है मिल्क फिश। मिल्क फिश जो है इनके ऊपर फीड करती है। उसके बाद देखिए जो फ्राई होते हैं, बेसिकली जो डेंसिटी होती है फ्राई की वो 20 to 50 पर मीटर स्क्वायर जो है फ्राइज की डेंसिटी होती है। उसके बाद देखिए आफ्टर 1 month जब 5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और वेट 1.5 to 5 ग्राम हो जाता है, तो ये जो है रेडी होते हैं ट्रांसफर के लिए प्रोडक्शन पॉन्ड में। प्रोडक्शन पॉन्ड या रेयरिंग पॉन्ड दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। देखिए कई बार होता है, जैसे मैंने 5 to 7 क्या कहा, 7 सेंटीमीटर, तो जरूरी नहीं है ये एग्जैक्ट होगा। ये यहाँ पे 4 to 7 भी हो सकता है, 5 to 8 भी हो सकता है। आसपास के नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज बताया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि फ्राई का जो साइज होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, अप टू 5 to 7 सेंटीमीटर जो है रेयर किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए इतना जो है वेरिएशन होता है, ये डिपेंड करता है। फ्राई का एग्जैक्ट साइज आपको नहीं बताया जा सकता कि इतने जो है सेंटीमीटर का साइज ही निकाला जाएगा। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कुछ फ्राई होंगे 5 सेंटीमीटर के होंगे, कुछ 7 के होंगे, कुछ 8 के होंगे, कुछ हो सकता है 4 सेंटीमीटर के हों, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज बताया जाता है। तो 5 से 8, 5 से 7 जो है आप इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो वेट होता है 1.5 to 5 ग्राम होता है। उसके बाद जो है फ्राई को जो फाइनल पॉन्ड होता है, जहां पे अप टू टेबल साइज जो है फिश को रेयर किया जाता है, वहां पे इसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो है इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पॉन्ड मैनेजमेंट की बात हो रही है, पॉन्ड के अंदर जो मैनेजमेंट किए जाते हैं उसकी बेसिकली यहाँ पे जो है बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मिंग होती है, अर्थन पॉन्ड ये बेसिकली जो है प्रोडक्शन पॉन्ड, देखिए प्रोडक्शन पॉन्ड और रेयरिंग पॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे फिंगरलिंग्स को रेयर किया जाता है। ठीक है, फिंगरलिंग्स को जो है बेसिकली रेयर करते हैं। तो देखिए जो एरिया होता है वो 0.5 हेक्टेयर टू 3 हेक्टेयर का होता है। ठीक है, डेप्थ होती है 0.3 टू 0.7 मीटर की और रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, देखिए ये वाली शेप होती है रेक्टेंगुलर, सॉरी मैंने ऐसे यहाँ पे देखिए ये होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की जो है जो लेंथ होती है साइड्स की वो इक्वल होती है। और ये हुआ स्क्वायर, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो ये जो पॉन्ड होता है जहां पे फिंगरलिंग को रेयर किया जाता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। उसके बाद देखिए जो पॉन्ड में सिल्ट, सैंड और क्ले का रेशियो होता है वो 64, 32 और 4% होता है। इन तीनों जो सॉइल है इनका रेशियो। उसके बाद जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है पॉन्ड में, ठीक है, या जो स्टॉकिंग होती है अर्थन पॉन्ड में, वो ग्रोथ ऑफ लबलब, जो लबलब की ग्रोथ होती है उसके बाद जो है स्टॉकिंग की जाती है, क्योंकि लबलब के ऊपर जो है ये जो फिंगरलिंग्स होते हैं या जो फिश होती है वो फीड करती है। तो इसकी अबंडेंसी पॉन्ड में होना जो है वो अश्योर की जाती है पहले कि इसकी जो है अबंडेंसी पॉन्ड में हो गई है, उसके बाद स्टॉकिंग की जाती है पॉन्ड में। और जो फिंगरलिंग्स होते हैं 7 to 15 सेंटीमीटर लेंथ के जो है बेसिकली स्टॉक किए जाते हैं एट द रेट ऑफ 2000 to 10,000 पर हेक्टेयर। 2000 से 10,000 तक का जो है इसका रेट रखा जाता है फाइनल पॉन्ड में इनको जब जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्वेस्टिंग। अब देखिए हार्वेस्टिंग जो होती है बेसिकली मिल्क फिश की जो ग्रोथ रेट होता है जैसे मैंने आपको बताया हाई होता है। तो पहले ईयर में जो ब्रैकिश वाटर होता है इसमें जो मार्केटेबल साइज होता है वो 30 to 45 सेंटीमीटर का ये लेंथ दी गई है, ठीक है, लॉन्ग, और 300 to 800 ग्राम ये पहले ईयर में जो है इतना जो है साइज अटेन कर लेती है फर्स्ट ईयर में। और जो सर्वाइवल रेट होता है 80 to 95% होता है इसका सर्वाइवल रेट। और देखिए जो प्रोडक्शन रेंज है वो 500 to 1000 kg पर हेक्टेयर है मिल्क फिश की। ठीक है, तो देखिए पेंस में जो प्रोडक्शन होता है वो 250 to 500 kg पर हेक्टेयर होता है। नाउ पेंस क्या होते हैं? देखिए पेंस बेसिकली पॉन्ड एरिया होता है जो कि स्वैम्पी लैंड में या लगून्स वाले एरिया में जो है पॉन्ड बनाया जाता है और उसकी जो डेप्थ होती है 1 to 3 मीटर जो है रखी जाती है। अब पॉन्ड में बेसिकली किया क्या जाता है, पॉन्ड में जो है पोल्स जो होते हैं, बैम्बू पोल्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं जिससे जो है पेन इनको कहा जाता है। तो यही जो है डिफरेंस है नॉर्मल पॉन्ड में और पेन्स में। पेन्स में बेसिकली बैम्बू पोल से जो है स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और पेन्स फॉर्म किए जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। ठीक है, तो ये है हार्वेस्टिंग और पॉन्ड मैनेजमेंट ऑफ मिल्क फिश। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर में जो फिश रेयर की जाती है वो है सी बेस लेटिस कैलिफर जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और सी बेस जो फिश है ये एक यूरिहलाइन फिश इसे कहा जाता है। यूरिहलाइन फिश का मतलब होता है कि ये जो है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में भी जो है अच्छे से ग्रो होती है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करती है। That's why it is यूरिहलाइन फिश। और जो इसकी ग्रोथ होती है रैपिडली होती है, 3 से 5 kg जो है विद इन द ग्रोइंग पीरियड 2 to 3 years में जो है ये 3 से 5 kg तक का बॉडी वेट जो है अटेन कर लेती है फ्रेश वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर एनवायरमेंट में भी। तो देखिए ये फ्रेश वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर दोनों में जो है इसका कल्चर किया जाता है। उसके बाद देखिए जो इसकी मेच्योरिटी होती है एज ऑफ 3 to 4 years जो फिश होती है 3 से 4 साल की, उसकी जो लेंथ होती है 60 to 70 सेंटीमीटर होती है और 2.5 to 4 kg जो है उसका बॉडी वेट होता है। और जो मेल होते हैं वो 2 से 3 kg के होते हैं, 2 to 3 kg के जो है मेल होते हैं। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, जो मेल होते हैं अगर उनका जो बॉडी साइज होता है वो 5 kg का हो जाता है तो दे विल कन्वर्ट इनटू फीमेल जो है में वो कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो 5 kg तक के बॉडी वेट तक को जो है गेन कर लेते हैं। और इनका जो यूजुअल होता है मेल का वो 2 से 3 kg होता है, बट अगर ये 5 kg तक हो गया
तो जो मेल होगा वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देते हैं, ये सी बेस फिश, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल यूजुअली बड़ी होती है और मेल जो है वो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी फेकेंडिटी जो है यहाँ पे बताई गई है। तो जो फेकेंडिटी होती है बेसिकली बिटवीन 2.1 टू 17 मिलियन जो है एग्स बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है और डिपेंड करता है अदर साइज पे। ये एवरेज यहाँ पे बताया गया है, तो ये बाकी जो रेस्ट है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। उसके बाद देखिए इसका जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कार्निवोरस होती है और इसका एक कॉमन नेम है जो कि केरला में बेसिकली बहुत फेमस है, कालंगी और नरीमन। कालंगी और नरीमन नाम से जो है ये केरला में जानी जाती है। देखिए इसका जो है ये अदर नेम है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार इस तरह के पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में आते हैं, सी बेस ना देख के आपको ये नाम वहां पे दिए हो सकते हैं ऑप्शंस में या क्वेश्चन में, कहीं पे भी आपको जो है मिल सकता है। तो कभी भी कुछ जो अलग वर्ड्स होते हैं या अलग नाम होते हैं उनको आप स्पेसिफिकली जो है ध्यान में रखिए। देखिए कार्निवोरस वो होते हैं जो बेसिकली जो है फ्लैश खाते हैं, ठीक है। और अदर जैसे कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे यूरिहलाइन है, यूरिहलाइन मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, लेकिन कई बार अगर कुछ वर्ड छूट जाते हैं, वो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप उनको खुद से भी जो है सर्च कर सकते हैं ताकि वो चीज आपको जो है ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है या कोई भी यूनिक वर्ड है वो यहाँ पे अगर आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इफ इन केस कुछ वर्ड छूट जाते हैं तो उनको आप खुद से भी सर्च कीजिए ताकि आपके लिए जो है हेल्पफुल हो और आपका भी वोकैबुलरी बढ़ेगा और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो आपको ध्यान रहेंगे। तो ये जो है सी बेस के स्पेसिफिकेशन है, इसका जो मैच्योरिटी है वो याद रखिए क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये रैपिडली जो है 3 से 5 की जो है 2 से 3 ईयर में जो है 3 से 5 केजी की हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कुछ हट के पॉइंट्स होते हैं, वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। भले ही वो इजी होते हैं लेकिन उनके पूछने की, उनके रेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सीबीएस के स्पेसिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं सीबीएस में ही। देखिए इसके ब्रूड स्टॉक की बात करते हैं। देखिए जो ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस होता है, जो ब्रूड फिशेस होती हैं वो 2 से 10 केजी की, ठीक है, स्मॉलर साइज ऑफ मेल्स होते हैं और लार्जर वंस होती हैं फीमेल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फीमेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और मेल्स जो है साइज में छोटे होते हैं। तो जो है इंड्यूस ब्रीडिंग से, इंड्यूस ब्रीडिंग जो है इसकी बेसिकली यहाँ पे प्रेफर की जाती है और स्पॉन जो है विद इन 6 मंथ्स में मैच्योर हो जाता है। देखिए जो सी बेस होती है वो बेसिकली पॉन्ड में जो है ब्रीड नहीं होती है, पॉन्ड में ब्रीड नहीं होती है। ये क्या करती है, जिस टाइम पे जो है स्पॉनिंग होती है ये माइग्रेट करती है सी की तरफ माइग्रेट करती है एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग। और जब जो है पोस्ट लार्वा और जुवेनाइल फेज आती है तो ये बेसिकली दोबारा से बैक वाटर की तरफ और लगून्स की तरफ या जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं उनकी तरफ जो है माइग्रेट करने लगती है। ब्रीडिंग के लिए सी में जाती है और जब पोस्ट लार्वा और जुवेनाइल स्टेज होती है तो उस टाइम पे दोबारा से लगून्स में और स्वैम्पी एरियाज में माइग्रेट करती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसकी टाइप ऑफ ब्रीडिंग है कि ये पॉन्ड में ब्रीड नहीं होती है, सी में जाके जो है ये स्पॉनिंग करती है। उसके बाद देखिए जो स्टॉकिंग है, ठीक है, स्टॉकिंग जो होती है 1 kg फिश जो है पर मीटर क्यूब रेकमेंडेड की जाती है फॉर 100 टन्स ऑफ वाटर में, और जो 10 फीमेल्स और ईच वेट ऑफ 6 kg एंड 16 मेल्स ईच ऑफ 2.5 kg। ये जो है बेसिकली इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी रखी जाती है। ये ब्रूड स्टॉक के लिए रखी गई है, ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। तो ये जो है इसका स्टॉकिंग डेंसिटी होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है वाटर मैनेजमेंट और वाटर क्वालिटी के बारे में कि जो वाटर एक्सचेंज रेट होता है वो 70 to 80% डेली होता है। देखिए जितने भी ब्रैकिश वाटर हमने यहाँ पे पढ़े वहां पे जो है वाटर एक्सचेंज बेसिकली किया जाता है ताकि जो सैलिनिटी है वो लेवल ज्यादा ना बढ़े और एक प्रॉपर लेवल मेंटेन रहे। वाटर का टेम्परेचर 28 to 32 डिग्री सेल्सियस और जो सैलिनिटी है वो 29 to 32 ppt। एल्कैलिनिटी जो है वो बेसिकली 80 to 120 ppm के बीच मैनेज रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। pH 6.8 to 8। डिसॉल्व ऑक्सीजन अबव 5 ppm या अप टू 5 ppm। फॉस्फेट जो है वो लेस देन 10 ppm और जो अनआयनाइज्ड अमोनिया होता है वो लेस देन 5 ppm, आयनाइज्ड अमोनिया लेस देन 1.5 ppm।
तो ये जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट है वाटर क्वालिटी की सी बेस के लिए, सी बेस जो फिश है उसके लिए। तो ये जो टेबल है वो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी वाटर क्वालिटी का जो टेबल है किसी भी फिश कल्चर में या श्रिम्प कल्चर में वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए सारे टेबल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर किसी में कोई चीज कॉमन है तो उसे जो है आपको एक बार ही जो है याद करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी टेबल में जो कॉमन होंगी, जैसे अमोनिया का लेवल हो गया या डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको सारे ही वाटर टेबल में कॉमन मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी वाटर टेबल को पढ़ते हैं जहाँ पे क्वालिटी, नॉट वाटर टेबल, क्वालिटी, वाटर क्वालिटी टेबल जो है, टेबल्स में इसकी बात कर रही हूँ, तो वाटर क्वालिटी टेबल जो है उनको जो है एक बार आप सारे टेबल्स को जब आप बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें कॉमन है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर पीएच जो है, सबका पीएच जो है वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट आसपास इसी के आसपास होगा, 6.8, 8.5 इसी के आसपास जो है आपको पॉन्ड का पीएच मिलेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको 5 के आसपास ही मिलेगा, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया का 1 और 1.5 ppm के आसपास ही मिलेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स हैं अलग अलग फिशेस के लिए, थोड़े थोड़े बहुत जो है फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द में आपको जो है, मोस्ट ऑफ द टेबल्स जो मैंने आपको वाटर क्वालिटी के बताए हैं उसमें कुछ चीजें जो हैं वो आसपास थोड़ी थोड़ी वेरी करेंगी। तो जब आप उन्हें कंपेयर करेंगे तो आपको याद करने में जो है थोड़ी बहुत आसानी होगी कि वो जो है आसपास की रेंज है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हर एक टेबल को जो है अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक आपका जो है, आप सारे टेबल्स को कंपेयर कीजिए, कौन कौन सी चीजें सेम है, आसपास हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फीड मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए फीड मैनेजमेंट जो होता है, ये ट्रैश फिशेस लाइक तिलापिया, सार्डिनस, ये जो है बेसिकली प्रोक्योर की जाती हैं पॉन्ड में, क्लीन्ड एंड पैक्ड एज 2 to 3 kg ब्लॉक्स और फ्रोजन इन डीप फ्रीजर्स। ये जो है या तो जो है पैक की जाती हैं या फ्रोजन फॉर्म में जो है प्रोक्योर की जाती हैं पॉन्ड में। और जो ब्रूड स्टॉक को जो फीड दिया जाता है वो 5% ऑफ द टोटल बायोमास दिया जाता है। उसके बाद देखिए मेच्योरेशन। देखिए जो मेच्योरेशन है यहाँ पे वो जून टू अक्टूबर में होता है, और ऑप्टिमम एग डायमीटर जो होता है वो ग्रेटर देन 0.550 mm होता है। ये जो है इंड्यूस होता है टू स्पॉन इन मेच्योर्ड मेल्स। तो ये जो है बेसिकली इसका मेच्योरेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए इंड्यूस स्पॉनिंग। देखिए फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है इंड्यूस स्पॉनिंग के लिए, इंड्यूस मतलब हार्मोनल मैनिपुलेशन जो होता है, यहाँ पे 1:2 रखा जाता है, 1 फीमेल और 2 मेल यहाँ पे रखा जाता है। और जो इसका बेसिकली जो डोज दिया जाता है हार्मोन का, ठीक है, वो हार्मोनल जो मैनिपुलेशन होता है, जो हार्मोन का डोज होता है वो कुछ 60 to 70 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है फीमेल्स को, और 30 to 35 mg दिया जाता है मेल्स को। मेल्स को जो डोज दिया जाता है वो कम दिया जाता है, और ये जो डोज दिया जाता है वो थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है। मैं बता चुकी हूँ आपको इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होता है। इंड्यूस ब्रीडिंग में हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें से एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि इंड्यूस ब्रीडिंग होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इंड्यूस ब्रीडिंग में सर्टेन रेशियो लिया जाता है मेल और फीमेल का, 1:2 का रेशियो लिया गया है, और फिर इनको जो है हार्मोनल जो इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंक्यूबेशन, जो हैचरी में जो इंक्यूबेशन होता है, हैचिंग में स्टॉक जो होते हैं 80 to 100 नोज जो है पर लीटर होते हैं, और इंक्यूबेशन टैंक में जो कैपेसिटी होती है वो 500 लीटर की होती है। तो देखिए यहाँ पे 80 से 100 नोज जो है पर लीटर स्टॉक किए जाते हैं, और हैचिंग जो होती है वो 17 से 18 आवर्स में होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखिए न्यूली हैच लार्वा जो होते हैं वो 1.4 to 1.6 mm की जो है उनकी लेंथ होती है। ठीक है, और देखिए जो लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसाइज मतलब जो उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो वो फ्राई में कन्वर्ट होते हैं, वो 20th डे में होते हैं। जो 20वां दिन होता है उस दिन जो है वो मेटामॉर्फोसाइज हो जाते हैं, मतलब उनके फिजिकल चेंजेस उनमें आ जाते हैं जो कि फ्राई में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए जो सर्वाइवल रेट होता है हैचिंग का, हैचिंग टू फ्राई, वो होता है 35 to 42%। देखिए सबसे कम जो आपको सर्वाइवल रेट मिलेगा वो नर्सरी में मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो ब्रूड्स होते हैं या बेसिकली जो लार्वा होते हैं, ठीक है,
वो जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, और अगर वहां पे प्रेडेटरी फिशेस हैं या वहां पे कुछ भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो जल्दी जो है उनको हो जाता है। इसीलिए जो लार्वा स्टेज होती है या जो बहुत ही वीक स्टेज होती है उस टाइम पे एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली लार्वा के लिए है सर्वाइवल रेट। ये सर्वाइवल रेट हैचिंग टू फ्राई के लिए दिया गया है। ठीक है, ये अदर जो बड़ी फिशेस होती हैं उनके लिए नहीं है, ये हैचिंग टू फ्राई स्टेज का जो रेट होता है सर्वाइवल रेट वो यहाँ पे दिया गया है। और बेसिकली ये 50% तक अप टू मेंटेन किया जाता है। अगर 50% तक जो है होना चाहिए, ये एक एवरेज जो है रेंज दिया गया है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जब कभी 30% सर्वाइवल रेट जाता है तो उस टाइम पे दोबारा से जो है स्टॉकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो है मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, मैच्योरेशन है सी बेस का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नर्सरी मैनेजमेंट दिया गया है। देखिए नर्सरी मैनेजमेंट में जो रेयरिंग होती है, रेयरिंग पीरियड होता है वो 30 से 45 दिन का होता है, और जो साइज होता है नर्सरी पॉन्ड का वो होता है 500 to 200 मीटर, और डेप्थ होती है 50 से 80 सेंटीमीटर की। देखिए फ्राई ऑफ 1 to 2.5 सेंटीमीटर की साइज का जो फ्राई होता है वो स्टॉक किया जाता है 20 to 50 नोज पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद देखिए जो वाटर एक्सचेंज रेट होता है वो 30% होता है, कि अगर जो वाटर है पॉन्ड में उसका 30% वाटर जो है हर दिन चेंज किया जाता है, फ्रेश वाटर सप्लाई किया जाता है। देखिए उसके बाद जो फ्राई को सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है वो चॉप्ड ग्राउंड फिशेस जो होती हैं 4 से 6 mm साइज की, वो फिशेस का जो चॉप्ड फीड होता है वो दिया जाता है। वो 100% ऑफ द बॉडी वेट, जो बॉडी वेट होता है फ्राई का उसका 100% दिया जाता है ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार दिया जाता है। फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक जो फ्राई का रेयरिंग पीरियड होता है उसमें 2 बार जो है फीड दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो टाइम जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, तो ताकि वो रैपिडली ग्रो करें, उनका जो सिस्टम है, जो ग्रोथ रेट है वो जो है मेंटेन रहे, इसलिए 100% दिया जाता है। जैसे जैसे बॉडी वेट अटेन होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो ये जो फीड होता है इसको जो है रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद देखिए जो फीडिंग रेट होता है ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है। देखिए 60 to 40%, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड वीक। सेकंड में 60% और फिर जो है थर्ड वीक में अप टू 40% ऑफ द बॉडी वेट जो है फीड दिया जाता है। देखिए जो सी बेस है वो बेसिकली लाइव फिश फूड को जो है प्रेफर करती है, तो इसीलिए जो है इसको वीन किया जाता है क्रैश फिश विद इन 5 to 7 डेज में। ठीक है, मतलब लाइव फिश फूड का मतलब है कि जो पॉन्ड में जो लाइव फिश फीड अवेलेबल है उसके ऊपर जो है सी बेस फीड करना जो है प्रेफर करती है। उसके बाद देखिए जो 25वां दिन होता है, जब फ्राई जो है 1 सेंटीमीटर का हो जाता है तो इसे जो है ट्रांसफर किया जाता है टू नर्सरी टैंक्स इन दी हैचरी और नर्सरी हैपाज में। हैपाज मैंने आपको बताया था एक क्लोथ टाइप का जो है ये कंटेनर होता है जिसमें जो लार्वास होते हैं या जो फ्राई होते हैं उनको रेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्राई हैं वो स्टॉक किए जाते हैं 1000 नोज पर मीटर क्यूब इन 4 to 5 टन कैपेसिटी का टैंक जो होता है उसमें ये रेट 1000 का जो रेट होता है पर मीटर क्यूब का, मतलब 1000 फ्राई जो है स्टॉक किए जाते हैं टैंक में। उसके बाद देखिए जो सर्वाइवल रेट होता है, एक्सपेक्टेड सर्वाइवल रेट होता है 80 to 86% विद एन एवरेज साइज ऑफ 1.25 ग्राम इन 30 to 35 डेज। ठीक है, रेयरिंग इन द टैंक और हापा, बट जो यूजुअली जो सर्वाइवल रेट ऑब्टेन किया जाता है वो 50 से 70 होता है। ये एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्टेन किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एक्सपेक्टेड पूछा जाए तो 80 to 86% होगा, वहां पे आपको कंडीशन दी रहेगी, साइज की कंडीशन होगी। लेकिन अगर जो है सर्वाइवल रेट ऑब्टेन की बात आई कि कितना जो है ऑब्टेन किया जाता है वो होगा 50 to 70%। तो ये नर्सरी रेयरिंग है फॉर सी बेस्ड फिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए
अब ग्रो आउट सिस्टम की बात हो रही है। ग्रो आउट सिस्टम जो कि फाइनल प्रोडक्शन पॉन्ड जो होता है ट्रेडिशनल कल्चर या एक्सटेंसिव कल्चर जिसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो 6 to 8 मंथ्स में की जाती है और हार्वेस्टेड फिशेस जो होती हैं वो 0.5 to 5 kg साइज की होती हैं। डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए जो है इन्हें हार्वेस्ट किया जा रहा है। और जो प्रोडक्शन होता है अप टू 2 टन पर हेक्टेयर पर 7 to 8 मंथ में जो है ये प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखिए स्टेशनरी केजेस, यहाँ पे केजेस की बात हो रही है। इनिशियली जो स्टॉक डेंसिटी होती है 40 to 50 फिश पर मीटर होती है एंड आफ्टर 2 से 3 मंथ बाद जो रेयरिंग होती है वो डिपेंड करती है सर्वाइवल रेट पे, तो इसे रिड्यूस किया जा सकता है 10 to 20 फिश पर मीटर अगर जो है सर्वाइवल रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। और जो प्रोडक्शन लेवल होता है 15 से 17 kg पर मीटर होता है और केज कल्चर में ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 8 मंथ्स। केज मतलब एक लिमिटेड केज जो है उसके अंदर बेसिकली जो है प्रोडक्शन किया जाता है फिशेस का। तो ये जो है केज सिस्टम में है, ये वाला जो है इसमें जितने भी जो पैरामीटर्स आपको बताए वो केज के लिए बताए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो केज में बताई है। उसके बाद देखिए ये जो है ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव जिसे कहते हैं। ये इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और ट्रेडिशनल क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। जो ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर जब स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है वो क्या होता है। तो ग्रो आउट सिस्टम जो है बेसिकली वो सिस्टम जहां पे फाइनल प्रोडक्शन किया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉन्ड कल्चर की बात की गई है। देखिए पॉन्ड कल्चर में जो साइज होता है 0.1 हेक्टेयर टू फ्यू हेक्टेयर तक का होता है और जो डेप्थ होती है वो 2 मीटर की होती है। देखिए 2 मीटर कहीं पे बेसिकली यहाँ पे अगर 2 मीटर दिया गया है तो अप टू 2 मीटर मेंटेन होते, लेकिन 1.5 to 2 मीटर बेसिकली जो है मेंटेन की जाती है पॉन्ड में जो डेप्थ होती है। ये यूजुअल है, कहीं पे आपको 2 मीटर होगा, कहीं पे 1.5 होगा। तो 1.5 को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1.5 to 2 मीटर जो है वाटर डेप्थ मेंटेन की जाती है। यहाँ पे 2 मीटर लिखा गया है। सैलिनिटी देखिए 5 से 10 ppt सुटेबल होती है। उसके बाद जो मैन्योरिंग की जाती है वो जो है रॉ काउडंग से 1000 kg पर हेक्टेयर के रेट से, और अगर लाइम का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है तो 50 से 200 kg पर हेक्टेयर जो है लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है सॉइल pH अबव 7। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरिया 100 kg पर हेक्टेयर, सुपर फोस्फेट 50 kg पर हेक्टेयर, सी वाटर पर फ्रेश वाटर इज देन फिल्ड टू डेप्थ ऑफ 60 to 70 सेंटीमीटर इन दी पॉन्ड। ये सी वाटर या फ्रेश वाटर दोनों में से किसी एक का एप्लीकेशन, जिसका एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। अगर वाटर एक्सचेंज होता है तो फ्रेश वाटर जो है बेसिकली पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है, और अगर सी वाटर की रिक्वायरमेंट है तो फिर सी वाटर का जो है एप्लीकेशन पॉन्ड में जो है पंप किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो स्टॉकिंग होती है विद सीड ऑफ यूनिफॉर्म साइज 5 to 10 ग्राम का जो सीड होता है उनका 3000 to 5000 नोज पर हेक्टेयर जो है डिजायरेबल होता है। और जो तिलपिया एडल्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल, उनका रेशियो 1:3 रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 1 to 2 मंथ्स प्रायर स्टॉकिंग जो है उन्हें बेसिकली रेयर किया जाता है सी बेस के साथ। देखिए ये जो है तिलपिया एडल्ट्स ये इनमें फीड करते हैं, जो सी बेस होता है वो फीड करता है इनके ऊपर। सी बेस फिश जो होती है वो फीड करती है तिलपिया एडल्ट्स के ऊपर। तो इनको जो है स्टॉकिंग से पहले रेयर किया जाता है ताकि एक सर्टेन जो अमाउंट होता है बॉडी का या सर्टेन जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको अटेन कर लें, और जब सी बेस को स्टॉक किया जाता है तो ताकि सी बेस जो है उनके ऊपर फीड कर सके, क्योंकि सी बेस जो होती है वो लाइव फूड जो है प्रेफर करती है। और जो ग्रो आउट पॉन्ड कल्चर होता है सी बेस का, उसमें जो यील्ड होती है 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर जो है ऑब्टेन की जाती है विद इन द रियरिंग पीरियड ऑफ 7 to 8 मंथ। 7 से 8 महीने के अंदर 2 से 3 टन पर हेक्टेयर जो है इसका जो प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली पॉन्ड कल्चर सी बेस के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फिश है वो है पर्ल स्पॉट फिश। ये भी ब्रैकिश वाटर में जो है कल्चर की जाती है, और यूट्रोप्लस सोरेनिटेंसिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है। देखिए जो पर्ल स्पॉट है हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में जो टेबल साइज फिश होती है उसे 9 to 12 मंथ में जो है ऑब्टेन किया जाता है। मतलब 9 से 12 महीने में जो है एक टेबल साइज फिश
ऑब्टेन की जा सकती है पर्ल स्पॉट की। उसके बाद जो इसका सीड प्रोडक्शन होता है, देखिए जो सीड प्रोडक्शन होता है वो सीजन होता है मई जुलाई का और नवंबर फरवरी का, और जो इसकी फेकेंडिटी होती है, मतलब जो एग प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो 3000 to 6000 होती है, बहुत ही लो होती है कंपेरेटिव टू एनी अदर फिश स्पीसीज। देखिए जो इसमें ब्रीडिंग होती है वो 30 से 40 दिन में, 30 to 40 days ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रूडर्स जो होती हैं, ठीक है, जो स्पॉनिंग के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है, 30 से 40 दिन में जो है इसमें ब्रीडिंग हो जाती है पर्ल स्पॉट में। और जो इसकी पॉन्ड प्रिपरेशन होती है पर्ल स्पॉट के लिए, उसमें जो लाइन का एप्लीकेशन होता है वो 300 kg पर हेक्टेयर के रेट से जो है अप्लाई किया जाता है, और जो पॉन्ड वाटर का लेवल होता है 1 to 2 मीटर जो है मेंटेन किया जाता है, और काउ डंग मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है 1500 से 2000 kg पर हेक्टेयर जो है अप्लाई किया जाता है पॉन्ड में। उसके बाद देखिए ब्रीडर्स की जो है स्टॉकिंग की जाती है, और जो एडल्ट इट्रोप्लस होती है उसका जो वेट होता है 15 to 125 ग्राम जो है प्रोक्योर्ड फ्रॉम दी वाइल्ड और कल्चर पॉन्ड्स, वाइल्ड या कल्चर पॉन्ड से जो है इनको कलेक्ट किया जाता है और स्टॉक किया जाता है 5000 पर हेक्टेयर की रेट से, और जो इसका सेक्स रेशियो रखा जाता है 1:1 रखा जाता है। तो ये जो है पर्ल स्पॉट के लिए जो पॉन्ड प्रिपरेशन होती है उसके स्पेसिफिकेशंस हैं। पर्ल स्पॉट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, बॉडी में कुछ स्पॉटेड डॉट्स होते हैं जिसके कारण ये पर्ल स्पॉट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके लिए वाटर क्वालिटी क्या होती है। पर्ल स्पॉट के लिए जो वाटर क्वालिटी मेंटेन की जाती है, सैलिनिटी 15 से 30 ppt, डिजोल्व ऑक्सीजन ग्रेटर देन 3.5 ppm। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वेरी कर रहा है, जो प्रीवियस टेबल था सी बेस का वहां पे अप टू 5 था, 5 ppm और अबव 5 ppm था, यहाँ पे देखिए 3.5 है। तो ये जो है आपको हेल्प करेगा, अगर आप टेबल्स को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टेबल्स जो है, कौन सी फिशेस जो है जिनका कॉमन है और किनका थोड़ा वेरी कर रहा है। तो देखिए इसका 3.5 है, ग्रेटर देन 3.5, और pH 7 to 8। उसके बाद देखिए टेम्परेचर है 24 to 32 डिग्री सेल्सियस, और ट्रांसपेरेंसी है ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अमोनिया जो है लेस देन 1 ppm है। देखिए अमोनिया किसी भी टेबल में 1 ppm से नीचे ही होता है, अगर थोड़ा वेरिएशन होगा तो 1.5 ppm, ठीक है। तो 1 और 1.5 ppm से ऊपर जो है अमोनिया पॉन्ड में नहीं रखा जाता, इससे ज्यादा जो है हार्मफुल होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे 1 और 1 से 1.5 के बीच में या इससे कम, ठीक है, 1 से कम हमेशा जो है अमोनिया रखा जाता है। किसी किसी टेबल में आपने 1.5 भी देखा होगा, तो 1 और 1.5 इसकी रेंज है, आप ये याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में ऑप्शन ऑप्ट करने में जो है आपको इजी पड़े, और आपको याद भी रहेगा कि अमोनिया की 1 और 1.5 के जो है जितनी जो रेंज है उस रेंज में ही जो है अमोनिया पॉन्ड में होता है, उससे उस रेंज में या उससे कम। तो यहाँ पे लेस देन 1 ppm है। ये वाटर क्वालिटी है पर्ल स्पॉट के लिए। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फीडिंग, जो फीड दिया जाता है पर्ल स्पॉट को, देखिए जो फीडिंग होती है स्टार्ट होती है 3 से 4 दिन आफ्टर स्टॉकिंग। जब स्टॉकिंग होती है उसके 3 से 4 दिन। और जो आर्टिफिशियल फीड या सप्लीमेंट्री फीड से कहेंगे, ग्राउंडनट ऑयल केक 40%, राइस ब्रेन होता है उसमें 45%, और फिश मील होता है उसमें 15%। तो देखिए आर्टिफिशियल फीड को ही सप्लीमेंट्री फीड कहते हैं, और सप्लीमेंट्री फीड में जो है ऑयल केक्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, जैसे व्हीट ब्रांड भी होता है, यहाँ पे राइस ब्रांड दिया जा रहा है, फिश मील, ठीक है, 250 to 300 ग्राम पर पॉन्ड ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए फोर्टिफाइड वाइटामिन्स और जो मिनरल मिक्सचर होता है 2.5 kg पर 100 kg ऑफ फीड में जो है ये मिनरल मिक्सचर को मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो काउ डंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो होती है 500 kg पर हेक्टेयर के रेट से की जाती है, ये ऑर्गेनिक मैन्योरिंग है। तो ये जो है फीडिंग शेड्यूल और फीडिंग रिक्वायरमेंट है पर्ल स्पॉट की। देखिए नेक्स्ट है फ्राई प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे जो पॉन्ड एरिया होता है फ्राई प्रोडक्शन के लिए 100 मीटर स्क्वायर का जो प्रोडक्शन देता है 3500 फ्राई जो है 5 सेट्स ऑफ स्पॉनिंग से
एक ईयर में निकलते हैं 100 मीटर स्क्वायर के एरिया से, लेकिन जो प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन होता है वो 3.5 लाख पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। ये हेक्टेयर का दिया गया है और ये सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर से 3500 फ्राई जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। पर अगर हेक्टेयर की बात आएगी तो हेक्टेयर की में जो है 3.5 लाख पर हेक्टेयर पर ईयर जो है फ्राई का प्रोडक्शन होता है, जब जो है 6800 पर हेक्टेयर के रेट से जो ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स बेसिकली मैच्योर अडल्ट जो होते हैं, अडल्ट जो होते हैं जो बेसिकली स्पॉनिंग के लिए रेडी होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, जो फीमेल्स एग प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स जो है एग को फर्टिलाइज करते हैं, उन्हें यहाँ पे ब्रीडर्स कहा गया है। तो ये जो है 6800 पर हेक्टेयर की रेट से जब स्टॉक करे जाते हैं तो अराउंड 6.5 लाख जो है फ्राई का प्रोडक्शन होता है एक हेक्टेयर से। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है, ये बेसिकली 300 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए दिया गया है, जिसमें 3 सेट्स स्पॉनिंग के हैं। देखिए सेट्स जिसमें बेसिकली फीमेल और मेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 5 मंथ्स के लिए रखे जाते हैं एक सर्टेन एरिया में। तो यहाँ पे 9600 जो है स्पॉनिंग के जो आउटपुट होता है, जो फ्राई प्रोड्यूस होते हैं 300 मीटर स्क्वायर एरिया से, वो होते हैं 9600। बट जब जो है जो ब्रीडर्स होते हैं 5400 पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक किए जाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है फ्राई का वो होता है 5 लाख पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पर हेक्टेयर का है और ये 300 मीटर स्क्वायर का ये वाला है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वाला जो नंबर है वो स्टॉकिंग डेंसिटी है ब्रीडर्स की। ब्रीडर्स मतलब जो अडल्ट होते हैं जो बेसिकली स्पॉनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है लार्वा रेयरिंग। किस तरह से लार्वा को जो है रेयर किया जाता है। तो ये जो एग्स होते हैं एब्लॉन्ग शेप के होते हैं, 1 to 2 mm इन डायमीटर के। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 80 to 100 आवर्स का, ठीक है। इंक्यूबेशन मतलब जो बेसिकली जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनको वो जब जो है लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो अर्ली लार्वा स्टेज होती है वो 7 डेज लास्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन तक जो है वो लार्वा स्टेज में रहते हैं और लार्वा डेवलप्स इनटू अ फ्री स्विमिंग इंडिविजुअल, और तब जाके जो है लार्वा स्विमिंग कंडीशन में आ पाता है, मतलब एक जो है वो स्विम कर पाता है वाटर में। उसके बाद देखिए द लार्वा अज्यूम अडल्ट फॉर्म विद इन अ मंथ आफ्टर हैचिंग। विद इन अ मंथ, जैसे जैसे मंथ जो है पूरा होता जाता है वो अराउंड 18 mm का साइज ले लेता है लार्वा। देखिए मैंने आपको फिश का लाइफ साइकिल पढ़ाया था जिसमें लार्वा स्टेज आती है, लार्वा के बाद पोस्ट लार्वा स्टेज आती है, ठीक है, जिसमें जो योग होता है वो किस तरह से कंज्यूम होता है, किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, तो वो यही फॉर्म है। देखिए यहाँ पे लार्वा जो है वो अपना मैच्योर हो रहा है विद इन द 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट जो है स्टेज में आता है जो कि फ्राई स्टेज होती है। यहाँ पे सिर्फ लार्वा का बताया गया है कि किस तरह से लार्वा जो है 7 डेज के बाद जब जिस तरह से 30 डेज कंप्लीट होने वाले होते हैं तो विद इन द मंथ 18 mm का वो हो जाता है। उसके बाद देखिए ग्रो आउट कल्चर आता है। देखिए ग्रो आउट कल्चर में एनुअल यील्ड जो होती है 3 to 5 टन की ऑब्टेन की जाती है फील्ड से, ठीक है, जिसमें प्रॉन्स 80% होते हैं, ठीक है, और जो म्यूलेट्स और पर्ल स्पॉट होता है वो 20% होता है। बेसिकली जो पर्ल स्पॉट फिश है उसका मिक्स कल्चर किया जाता है विथ प्रॉन्स, तो उसमें प्रॉन का परसेंट होता है 80% और पर्ल स्पॉट एंड म्यूलेट्स होते हैं 20%। तो फिश कैन अटेन मार्केटेबल साइज 120 to 150 ग्राम ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 months। तो इतना जो वेट होता है, मिक्स कल्चर की बात यहाँ पे हो रही है, तो 8 to 10 मंथ में जो है 120 to 150 ग्राम का जो है साइज वो अटेन कर लेती है। और अगर मोनोकल्चर की बात की जाए तो मोनोकल्चर में जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है 20,000 to 30,000 पर हेक्टेयर जो है रखी जाती है, प्रोडक्शन ऑफ 1000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये जो है इसका मोनोकल्चर में, मोनोकल्चर मतलब जब ये सिंगल रेयर की जाती है पॉन्ड में, ठीक है, उसे कहा जाता है मोनो। और ये जो है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड में ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद जो अडल्ट फिश होती है, देखिए अडल्ट फिश, इसका जो वेट होता है वो 50 to 125 ग्राम होता है और जो स्टॉकिंग की जाती है 5000 नोज पर हेक्टेयर जो है इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी है। तो ये जो है ग्रो आउट कल्चर है पर्ल स्पॉट का,
देखिए पर्ल स्पॉट का जो फेकेंडिटी रेट है वो कम है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है यूजुअल डिफरेंस है। अगर आप अदर फिशेस को कंपेयर करें तो अदर फिशेस का जो फेकेंडिटी रेट है वो अप्रोक्स मिनिमम 1 लाख तो है, ठीक है, 1 लाख है। यहाँ पे जो फेकेंडिटी रेट है वो है 3000 से 6000, ठीक है, जो कि यूजुअली कम है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली जो है आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको स्पेसिफिकली जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है पर्ल स्पॉट। आगे देखते हैं। देखिए वाटर क्वालिटी पर्ल स्पॉट के लिए, देखिए वाटर टेम्परेचर 24 to 32 डिग्री सेल्सियस, सैलिनिटी 15 to 30 ppt, डिजॉल्व ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 3.5 ppm एंड pH 7 to 8, ट्रांसपेरेंसी ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। तो देखिए जो प्रीवियस जो टेबल था उसमें ये सेम था, ये सेम था। देखिए ये टेम्परेचर भी आई थिंक अप्रोक्स था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टेबल को रिलेट करके पढ़िए तो आपको इजी होगा, आपको सारी चीजें जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाटर क्वालिटी है पर्ल स्पॉट के लिए। आगे देखते हैं। देखिए अब है मड क्रैब। मड क्रैब है क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियन जो कि क्रैब, श्रिम्प, ठीक है, प्रॉन्स, व्हाइट प्रॉन, ब्राउन प्रॉन, तो इन्हें कहा जाता है क्रूस्टेशियन। देखिए जो क्रैब है ये क्या करते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को टाइमली पीरियडिकली जो है शेड करते हैं। तो देखिए जो लार्ज स्पीसीज होती है मड क्रैब की वो मैक्सिमम साइज अटेन करती है 2.4 kg का, और इसे भी जो है जो फ्लैश के लिए बेसिकली सी फूड जो है, क्रैब सी फूड में आता है, तो इसको भी जो है मार्केट में इसकी भी डिमांड होती है। तो जिस तरह से फिश को जो है रेयर किया जाता है, ठीक है, टेबल साइज फिश अदर पर्पस के लिए, उसी तरह से जो है क्रैब को भी सी फूड में, सी फूड के लिए या अदर पर्पस के लिए जो है रेयर किया जाता है। तो देखिए जो क्रैब होता है इसमें जो वीक और लेस वेट वाले जो क्रैब होते हैं या रिसेंटली मोल्टेड, मोल्टेड मतलब जिन्होंने रिसेंटली अपना जो एक्सोस्केलेटन होता है उसे शेड किया होता है, उन्हें जो है एक्सपोर्ट के लिए या ट्रेड के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है, और बेसिकली नॉट एक्सेप्टेड इन एक्सपोर्ट ट्रेड और रेयरिंग ऑफ वाटर क्रैब फॉर 3 to 4 weeks। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रैब के रिगार्डिंग। देखिए क्रैब जो है इतना ज्यादा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जैसे इसका देखिए मैक्सिमम साइज 2.4 kg, ठीक है, या रिसेंटली मोल्टेड जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मड के लिए, मड क्रैब के लिए जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है ये मड कार्ब हो रखा है, इट शुड बी क्रैब, so it's just a typing mistake। so आप यहाँ पे जो है क्रैब होता है, क्रैब मतलब केकड़ा। तो चलिए जो मॉड्यूल 10 है फिशरी का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिशरी का नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन you guys keep studying. Thank you so much for watching. Hello everyone, welcome back to Gurukul Agri. So here's the